नमस्कार, मैं आनंद जैन, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। आज हमारे विषय E303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की एक नई वीडियो में चर्चा करेंगे इंटरनल वायरिंग डिज़ाइन की। आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग, कंपेयर करेंगे केपिंग और केसिंग वायरिंग को कंड्यूट वायरिंग के साथ, और एक प्लानिंग करेंगे घर में वायरिंग की और मटेरियल एस्टिमेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने एक पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से सिंगल फेज़ कनेक्शन का जो लाल फेज़ तार है और काला जो न्यूट्रल तार है वो हमारे एनर्जी मीटर के सप्लाई के टर्मिनल S1 और S2 में पहुंच जाएगा, और यहाँ जो लोड या लाइन के टर्मिनल हैं फेज़ का L1 और न्यूट्रल का L2 वो हमारे मेन बॉक्स में आइसोलेटर में आ जाएगा, और आइसोलेटर के बाद फ्यूज से जो सर्किट्स निकलेंगे उन सर्किट्स में हम इंटरनल वायरिंग्स करेंगे। ये जो घर की आज सारी वायरिंग है उसके बारे में हमने कभी पहले पढ़ा था कि वायरिंग में बीच में कहीं भी जॉइंट्स नहीं होने चाहिए। सारे जॉइंट्स या तो स्विच बॉक्स में होंगे या फिर कहीं पे हम जहां पॉइंट आउटलेट्स बनाते हैं वहां हम जॉइंटिंग करेंगे। सारे इंटरनल वायरिंग के जो हम कंडक्टर हैं वो पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर्स होंगे, मल्टी स्ट्रैंड फ्लेक्सिबल। और जो सर्किट्स की वायरिंग्स हैं उसमें जो लाइट के सर्किट्स हैं उनके लिए हम 1.5 स्क्वायर mm का, और जो पावर के सर्किट है उनके लिए 2.5 स्क्वायर mm के कंडक्टर यूज़ करेंगे। और इंटरनल पॉइंट्स की वायरिंग के लिए और अर्थ वायर के इस ग्रीन तार के लिए हम 1 स्क्वायर mm का कंडक्टर यूज़ करेंगे। तो ज़रा समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग्स की और कंपेयर करते हैं सब। पुराने ज़माने में लकड़ी के बैटन या केपिंग केसिंग पे वायरिंग की जाती थी, लेकिन वो दिखने में अच्छी नहीं है, पुराने फैशन की हो गई है और बहुत ज़्यादा महंगी भी है, इसलिए प्रचलन में नहीं है। एक वायरिंग को हम क्लीट वायरिंग कहते हैं, जो टेम्परेरी इंस्टॉलेशंस पे कोई प्रोग्राम या ओकेजन्स में हम करते हैं, जिसमें वायरिंग मटेरियल को दोबारा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसमें सुरक्षा के पहलू नहीं है, लाइफ नहीं है और उसमें सभी तरह के खतरे हैं, इसलिए वो रिकमेंडेड वायरिंग नहीं है। जो रिकमेंडेड वायरिंग है उसमें से एक पीवीसी की केसिंग केपिंग है। एक पीवीसी का केस है जिसके ऊपर हम एक कैप लगा के और उसके अंदर तारों को डाला जा सकता है। जो कैप है उसे खोली जा सकती है और केस को दीवार पे या सपोर्ट पे स्क्रू से कसने के बाद उसमें तारों को लेआउट कर सकते हैं। और इस वायरिंग में जो मटेरियल हमें यूज करना है, वो जो वायर हम केपिंग केसिंग वायरिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो वल्केनाइज्ड इंडियन रबर से तो इंसुलेटेड होता है कंडक्टर, और साथ में उसमें पीवीसी की एक टफ रबर या कैप टायर टाइप सीथ होती है। तो ये बेसिक इंसुलेशन के साथ साथ एक सीथ वाला वायर होना ज़रूरी है, अन्यथा ये वायरिंग ड्यूरेबल नहीं रहेगी। जो केपिंग केसिंग है वो मटेरियल प्लास्टिक या पीवीसी का बना हुआ है, और जो जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं वायरिंग्स में, जो टी प्रकार के जॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ जंक्शन बॉक्स हो सकते हैं, या एल्बोज हो सकती हैं 90 डिग्री मोड वाली, या इंस्पेक्शन सेक्शंस हो सकते हैं, कनेक्टर्स हो सकते हैं, जॉइंटिंग्स हो सकती हैं। जो टिपिकल साइज बाजार 2 मीटर की लंबाई में ये केसिंग और इसके ऊपर की ये कैपिंग अलग अलग आकारों में उपलब्ध है। ये आकार जो बहुत छोटी केपिंग केसिंग है उसमें 20 mm ये चौड़ाई और 12 mm ये ऊंचाई हो सकती है। जो कम प्रचलित है, जो प्रचलित लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां हैं वो हो गई 25 mm 16 mm, 32 mm 16 mm, 40 mm 25 mm, या एक स्क्वायर सेक्शन है बहुत बड़ी वायरिंग में जब ज़्यादा तार हों तो हम यूज़ करते हैं 40 mm बाई 40 mm। कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल वायरिंग में या बड़े रेजिडेंशियल ब्लॉक की वायरिंग में हम एक ऐसी केपिंग केसिंग का सेट रखते हैं जिसमें 4 अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, और इनके आकार चौड़ाई में 100 mm और ऊंचाई में 34 mm या 150 या 160-50 या 250 mm हो सकते हैं। जो हमारी केपिंग केसिंग वायरिंग है वो बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाती है, कोई भी अपनी मन इच्छा से इसको बाद में मॉडिफाई कर सकता है। एक निर्मित मकान में भी ये बाद में अमेंडमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। धुएं या डस्ट से वायरिंग सुरक्षित है, किसी प्रकार का पीवीसी इंसुलेशन एक्स्ट्रा होने से इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, और जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी डबल इंसुलेटेड है। बेसिक VIR इंसुलेशन के ऊपर पीवीसी की मोटी सीट है। इसमें फॉल्ट का डिटेक्शन भी आसान है, अमेंडमेंट्स भी आसान है, लेकिन ये बैटन या क्लीट वायरिंग से थोड़ी महंगी है और नमी वाली स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसमें आग लगने के भी डर हैं। तो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड वायरिंग नहीं है। रिकमेंडेड वायरिंग तो कंड्यूटिव वायरिंग है। तो जरा समझते हैं कंड्यूट वायरिंग के बारे में। जो हमारी कंड्यूट वायरिंग के कंड्यूट्स हैं वो ट्यूब या पाइप है, गैल्वेनाइज्ड आयरन के या रिजिड पीवीसी के।
जिनमें कंडक्टरों को वायरिंग के लिए जगह मिलती है और कंडक्टर इनके मार्फत चलते हैं। ये जो कंड्यूट वायरिंग है वो सबसे बेहतरीन और डिज़ायरेबल टाइप ऑफ वायरिंग है, जिसमें सभी तरह के बचाव और सुरक्षा है, चाहे वो आग से हो या नमी से हो या मैकेनिकल इम्पैक्ट से हो। ये जो कंड्यूट वायरिंग है ये सरफेस पे हो सकती है, ये नालियाँ खोदकर रेसिस्ट हो सकती है, या दीवारों में खड्डे खोदकर बाद में प्लास्टर में दबाकर कंसील्ड हो सकती है। आयरन की बजाय पीवीसी ज़्यादा बेहतर विकल्प बन गया है, जो कि एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जिसमें अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ है और बहुत बेहतरीन विद्युत कुचालन है। ये नमी और ताप की परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, सस्ता है और बहुत आसानी से बिना विशेष प्रकार के टूल्स की मदद से इस वायरिंग को स्थापित किया जा सकता है और इसमें लोहे के भांति जंग भी नहीं लगता। जो हमारे कंड्यूट्स होते हैं उन्हें हम सैडल्स की मदद से, सैडल्स को वुड प्लग की मदद से दीवारों में कस देते हैं और उनके ऊपर सैडल्स पे हमारे पाइप को फंसाया जा सकता है। जो सैडल्स होते हैं उनके बीच में 2 फीट से ज़्यादा 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरियां नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी तारों को मोड़ना हो तो हम पाइप में भी डाइवर्जन दे सकते हैं, या फिर विशेष प्रकार के जो हमारे सॉफ्ट बैंड्स हैं जिनमें इंस्पेक्शन के लिए ओपनिंग भी अवेलेबल है, या एल्बोज हैं या जंक्शन बॉक्स वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कंड्यूट पाइप है वो 0.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच साइज़ में अवेलेबल है। ऊपर में 3 इंच और 4 इंच के कंड्यूट पाइप्स भी अवेलेबल हैं। और MM में अगर ये डायमेंशन पढ़ें तो ये 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm हो सकती है। कंड्यूट 2 थिकनेस में प्रयोग होते हैं। जो कंड्यूट दीवारों पे लगते हैं उन्हें हम 1.5 mm थिकनेस के ले सकते हैं, और जो छतों में RCC कास्टिंग के दौरान यूज़ होते हैं उन्हें 2 mm थिकनेस के लेने चाहिए। जो कंड्यूट्स हैं उनमें जो एसेसरीज़ हैं उनमें अगर अपने को शार्प 90 डिग्री का बैंड देना है तो हम एल्बोज यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट बैंड देना है, जेंटल बैंड देना है, तो हम बैंड्स यूज़ कर सकते हैं जो सभी साइजेस के हो सकते हैं, जैसे ये 0.25 इंच, 1 इंच और 1.5 इंच के एल्बोज यहाँ चित्र में दिखाए हुए हैं। हमारे पास जंक्शन बॉक्स हो सकते हैं जिसमें 2 तार एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, 4 तार हो सकते हैं, 3 तार हो सकते हैं, और इन पे कवर लगा होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कपलिंग्स हो सकती हैं जोड़ने की, और टीज हो सकती हैं जहां डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। तो सभी तरह की जो एसेसरीज हैं वो एक टोटल कॉम्बिनेशंस बन जाता है और बहुत सहजता और सरलता से वायरिंग की जा सकती है। हमने कंड्यूट वायरिंग के बारे में कहा था कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन वायरिंग है क्योंकि ये हर लिहाज से सेफ है। इसकी अपीयरेंस सुंदर है। सरफेस कंड्यूट वायरिंग जो हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं वो भी दिखने में अगर ढंग से प्लान की जाए तो सुंदर दिखती है, और अगर कंसील्ड है तो दिखती नहीं है। तो अपीयरेंस भी अच्छी है, किसी तरह की भी आग की या नमी से प्रॉब्लम की शिकायत या तकलीफ़ नहीं है, रिस्क नहीं है। ये सेफ़ है और उम्र ज़्यादा है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये बहुत महंगी वायरिंग पड़ती है, इंस्टॉलेशन बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर एक बार आपने कंड्यूट्स में तार लिए कर दिए और कोई गलती रह गई तो तारों को वापस निकाल कर बदलना बहुत मुश्किल है। ये अगर एक बार घर बन गया है, कंड्यूट्स में तार डाल दिए गए हैं, तो कस्टमर अपनी नीड से इसमें अल्टरेशन बहुत आसानी से नहीं कर सकता। और अगर कोई इंटरनल वायरिंग में फॉल्ट हो गई है और वो हमारे अप्लाइंसेस के एंड पे या स्विच बॉक्स में नहीं कहीं और है, तो वो हार्ड है डिटेक्ट करना, वो बड़ी मुश्किल से दूर होगी। ये एक भारी नुकसान है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये एकमात्र रिकमेंडेड वायरिंग प्रैक्टिस है जिसे हमें सीखना और यूज़ करना है। अगर एक निर्माणाधीन भवन में हमें वायरिंग करनी है तो एक रूप हो सकता है कंड्यूट वायरिंग का कंसील्ड, जिसमें जो कंड्यूट्स हैं वो निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बिना तारों के और स्ट्रक्चर में क्रैंप्स की मदद से, या जब RCC की छत डल रही है तो उनको सीधे रख के और उन्हें फिर बाद में प्लास्टर से या सीमेंट मोर्टर से ढक देते हैं। जो इनकी पोजीशनिंग या लेआउट है वो प्रॉपर प्लानिंग और डिज़ाइन से ही हो सकती है। अगर आपकी एक बार कंड्यूट डालने के बाद डिज़ाइन में अल्टरेशन होता है तो आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। अब बाद में जब सेमी फिनिश स्टेज में भवन आ जाता है तो इन कंड्यूट्स में से तारों को खींच लिया जाता है और बाद में पॉइंट वायरिंग और स्विच बोर्ड पे वायरिंग्स वगैरह कर दी जाती है। और ये इसमें सारे तरह के लाभ हैं, सेफ है, दिखने में खूबसूरत है और सभी तरह के बचाव हैं, और बहुत बड़ी उम्र है, लंबी उम्र है, और ये सबसे बेहतरीन वायरिंग हो सकती है। थोड़ी महंगी है, केवल एक्सपीरियंस आदमी कर सकता है, इसीलिए लागत ज़्यादा है। इंस्टॉलेशन थोड़ी जटिल भी है, समय ज़्यादा लेती है,
और फॉल्ट डिटेक्शन भी मुश्किल है और बाद में अल्टरेशन करना भी मुश्किल है। एक घर में सभी लोगों की सुरक्षा और काम की सहूलियत के लिए पर्याप्त लाइटिंग होनी चाहिए। अब ये लाइटिंग सभी स्थानों पर चाहिए, चाहे वो आंतरिक मकान के हिस्से हों, कमरे हों, या सीढ़ियों की लाइटिंग हो, या घर के पीछे या साइड में रास्ते हों। हमें सभी स्थानों पर जो लाइट सोर्स लगाने हैं वो इस तरह से लगाने चाहिए कि उनकी जो पोजीशन है वो ग्राउंड लेवल से 7 फीट से ऊपर हो, ताकि आंखों में सीधी उनकी लाइट से चौंध या ग्लेयर पैदा ना हो। आजकल हमारे पास बहुत तरह की लाइट लुमिनरीज अवेलेबल हैं, विकल्प बहुत हैं। तो लाइट की मदद से हम सतह पर एक प्रकाश का स्तर बनाते हैं, जैसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। इल्यूमिनेशन को हम लक्स में नापते हैं और लक्स ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर है, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर सतह पर कितना ल्यूमन फ्लक्स लाइट की मात्रा गिर रही है। जो मेरे घर की विभिन्न स्थितियां हैं, जो सामान्य स्थितियां हैं, जैसे घर का प्रवेश है या मनोरंजन के स्थान है या बाथरूम है या रास्ते या सीढ़ियां हैं, यहाँ पे हमें कम लाइट के स्तर से 100 लक्स के स्तर से भी काम चल जाएगा। अर्थात अगर हमारा एक बाथरूम 2 स्क्वायर मीटर एरिया का है तो यहाँ 200 ल्यूमन का अगर कुल प्रकाश हो तो वो 100 लक्स का लेवल बना देगा। जो मेरे दूसरे स्पेस हैं, जैसे डाइनिंग रूम है या बेडरूम है या कोई घर का जनरल एरिया है या कोई लॉन्ड्री जैसी एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा लाइट चाहिएगी, 200 लक्स के आसपास। लेकिन जहाँ हम लगातार काम करते हैं, बारीक काम करते हैं, जैसे स्टडी टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, या सबसे महत्वपूर्ण किचन है, जहाँ हम ज़्यादा देर तक रहते हैं, लिविंग रूम है, वहाँ लक्स लेवल ज़्यादा होने चाहिए और ये लेवल 300 लक्स हो सकता है। एक रिकमेंडेशन है कि आप ये जो बताए गए लक्स लेवल हैं, इनसे अगर अधिक लाइट की उपलब्धता कराते हैं तो उसमें लागत तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी अगर आप आधुनिक एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग यूज़ करते हैं तो, लेकिन उपयोगिता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, सुविधा बढ़ेगी। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग यूज़ करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो कॉस्ट भी नहीं बढ़ती है। इंडियन हाउसेज में सर्कुलेशन और वेंटिलेशन के लिए हम सीलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं। एक सीलिंग फैन की छत से न्यूनतम 1 फीट दूरी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी होगी, वरना वो एयर का फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएगा। और उसकी जो वर्किंग ग्राउंड प्लेन है उससे दूरी 2.25 मीटर 2.75 मीटर होनी चाहिए। अगर हमारी सीलिंग की हाइट ज़्यादा है तो हम ये जो डाउन रोड है इसकी लेंथ बढ़ाकर और पंखे को वर्क प्लेन से 2.75 मीटर की हाइट पर ले आएंगे। जो सबसे प्रचलित पंखा है वो घूमते समय अपने ब्लेड से जो सर्किल बनाता है उसकी डायामीटर 4 फीट या 1200 mm है और वो लगभग 10 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया या 100 स्क्वायर फीट सरफेस एरिया को कवर कर लेगा। और जो हमें पंखे लगाने हैं उन्हें आजकल इंडियन स्टैंडर्ड में जो रिकमेंडेशन है वो है कि हम एनर्जी एफिशिएंट फैंस लगाएं जिनमें स्टार रेटिंग्स हो 3 से लेके 5 तक। तो ऐसा एक पंखा 1 वॉट बिजली पे कम से कम 3.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट का एयर फ्लो मेंटेन करेगा और जो टोटल एयर फ्लो है उसका वो 200 मीटर क्यूब पर मिनट होना चाहिए। सभी पंखों के साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर यूज़ करने चाहिए जो उनकी गति को नियंत्रण करेंगे और ये स्टेप टाइप हो तो इनकी लाइफ ज़्यादा होगी। जो पंखे की वायरिंग है वो एक सीलिंग रोज के थ्रू फैन बॉक्स के अंदर होगी और फैन बॉक्स में हुक या शक्ल पे जब पंखा लटकेगा तो एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हुक और सस्पेंशन रोड के बीच में होगा और जो सस्पेंशन रोड है उसमें किसी भी तरह के जॉइंट्स नहीं होने चाहिए, वो एक सिंगल पीस होनी चाहिए। घर का कनेक्टेड लोड सर्किट्स की डिज़ाइंस और जो स्विच गियर और स्विचेज हम लगाते हैं उनकी रेटिंग्स का पता करने के लिए हमें घर के इंस्टॉलेशंस में जो लोड है उनकी पावर या करंट क्या है वो मालूम होना ज़रूरी है। तो जो मुख्य काम हमारा घर में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का है वो लाइट रोशनी है, एयर सर्कुलेशन है, फैन है या कुछ गजेट्स और अप्लाइंसेज हैं जो हम किचन या बाथरूम्स में या इलेक्ट्रिक आयरन वर्क या एयर सर्कुलेशन में यूज़ करते हैं। जो टिपिकल आइटम्स हम यूज़ करते हैं तो जो लैंप आजकल यूज़ हो रहे हैं वो एलईडी या सीएफएल प्रकार के हैं। जो एलईडी लाइट हैं वो कम वोटेज में आती हैं और वो पर वॉटेड ज़्यादा ल्यूमन एमिट करती हैं और 100 ल्यूमन पर वॉट के आसपास ल्यूमन एफिशिएंसी के साथ हमारे पास अलग अलग पावर रेटिंग में एलईडी लैंप्स हो सकते हैं। ज़्यादा प्रचलित एलईडी लैंप 3 वाट और 9 वाट के हैं। जो सीएफएल्स हैं
उनकी ल्यूमन एफिशिएंसी एलईडी से थोड़ी कम है, लेकिन इनकंडेंस लैंप से काफ़ी ज़्यादा है, और ये 50-60 ल्यूमन पर वॉट है, और ये 9 वाट, 11 वाट, 15 वाट या 20 वाट या कुछ और हायर वोल्टेज रेटिंग्स में भी अवेलेबल हो सकती हैं। जो हमारी ट्यूबलाइट्स हैं वो दो तरह की अभी प्रयोग में रहती हैं। एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स हैं जो 4 फीट या 2 फीट की लेंथ में आती हैं और 40 वाट या 20 वाट की पावर रेटिंग में आती हैं, और इनकी ल्यूमन एफिशिएंसी भी रफली CFL जितनी है, और ये 2400 ल्यूमन आउटपुट देगी 40 वाट के साथ। जो LED वाली ट्यूबलाइट है वो ल्यूमन तो उतना ही दे रही है, 2400 ल्यूमन, लेकिन पावर कंजम्पशन उसकी हमारी फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में कम है। जो हमारे सीलिंग या टेबल फैन है उन्हें हम 60 वाट का मान लेते हैं, और जो 6 एम्पियर सॉकेट जो हमारा लाइट का सॉकेट है बॉक्स में लगा हुआ, उसमें जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेज लगते हैं उनकी पावर हम रफली 100 वाट कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो पावर सॉकेट्स होते हैं उनकी पावर कनेक्टेड लोड में कैलकुलेशन करते समय 1000 वाट मानी जाती है। हमारा जो कूलर है वो 300 वाट का है। कुछ रेफ्रिजरेटर की पावर कैपेसिटी 700 वाट हो सकती है। जो सबसे ज़्यादा पावर के हमारे अप्लाइंसेज हो सकते हैं वो वाटर हीटिंग के गीज़र या कुकिंग अप्लाइंसेज हो सकते हैं जो 1000 वाट या 2000 वाट के होंगे, और जो घर के बड़े एयर कंडीशनर हैं 1.5 टन या 2 टन के, वो 3000 वाट के हो सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक वायरिंग की प्लानिंग और डिज़ाइन एक बिल्डिंग के इंटीरियर प्लान के ऊपर करते हैं, और हमें ड्राइंग्स के साथ अपनी बातें करनी होती हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ परंपराएं बनाई है, कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स बनाए हैं, और हम सभी लोगों को, सभी पढ़े लिखे लोगों को इन्हीं सिंबल्स और साइन का प्रयोग करना चाहिए अपनी ड्राइंग्स में, जो इंडियन स्टैंडर्ड ने मान्यता दी हुई है। क्योंकि आजकल हम जनरल बैटन या केपिंग केसिंग वायरिंग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो ये जो जनरल वायरिंग के या बैटन वायरिंग के जो सिंबल्स हैं उनका ज़्यादा प्रतीकात्मक प्रयोग नहीं है। और जो कंड्यूट वायरिंग है वो अगर सरफेस कंड्यूट हो, तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर कंड्यूट आ गया, और अगर ये कंसील्ड है तो आप देखिए कि ये तो सरफेस है और कंडक्टर इस दीवार में अंदर कंसील्ड हो गया है। तो हम ये दोनों सिंबल हैं आपके कंड्यूट वायरिंग के, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है उसमें पावर सर्किट और लाइट सर्किट अलग होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायरिंग में हम दोनों सर्किट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और इनके जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनते हैं, जहाँ MCB या फ्यूज़ ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, उन बोर्ड्स को हम, अगर वो मेन स्विच के साथ है जो एनर्जी मीटर के तुरंत बाद होता है, तो उसे इस तरह से एक पूरा डार्कन्ड ब्लैक बॉक्स के तौर पे दिखाया जाएगा। अगर इसी में मेन स्विच भी है, आइसोलेटर भी है फ्यूज़ के साथ, तो ये जो बीच का पार्टीशन कर दिया है और जो डार्क नहीं किया गया है वो स्विच और फ्यूज़ कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। अगर ये मेन स्विच नहीं है और आगे की चीज़ें हैं, तो इसे हम अमूमन प्रचलित करते हैं, हमारा जो मेन बोर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड है, और अगर इसमें स्विच है तो आधे हिस्से को बिना शेडिंग के हम छोड़ देंगे। अब अगर यही पावर के हैं तो इनके ऊपर एक आउटर बॉक्स बना देना है, बस सारी यही ड्राइंग्स और एक आउटर बॉक्स बता देना है जो ये बता रहा है कि ये ज़्यादा करंट की कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। जो हमारे स्विच बॉक्स के अंदर जो स्विचेज लगते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, 1 वे सिंगल पोल या 2 वे। तो जो सिंगल पोल है उसमें एक तरफ ये स्विच आ गया है और 2 वे में ये दोनों तरफ स्विच आ गया है, और हमें यही सिंबल इस्तेमाल करना है। अगर हमारा मेन स्विच में आइसोलेटर है और वो सिंगल पोल की बजाय डबल पोल है, DP है, या ट्रिपल पोल TP है, तो हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। गोडाउन वगैरह की वायरिंग में इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग होता है, डोमेस्टिक वायरिंग में नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसका सिंबल पूछा जाता है, अदरवाइज ये हमारी डोमेस्टिक वायरिंग में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। जो बेल पुश बटन है उसका सिंबल इस प्रकार का है। जो हम स्विच बोर्ड में सॉकेट्स लगाएंगे, पोर्टेबल अप्लाइंसेज जहाँ पिन टॉप के साथ जुड़ेंगे, वो अगर 5 एम्पियर का है तो एक इस तरह की C आकृति के बीच में ये जो पिन आ रही है, अर्थ की पिन, उस तरह से हम शो करेंगे। आप देखिए कि ये फेज, न्यूट्रल और ये अर्थ 3 सिरे हो गए। अगर इसके साथ स्विच का भी अरेंजमेंट है तो ये स्विच भी इसके साथ जुड़ गया है, तो ये स्विच और सॉकेट कॉम्बिनेशन हो गया 5 एम्पियर का। अगर इसे पावर का बताना है तो हम इसके साथ एक और डबल लाइन कर देते हैं, और ये पावर का 15 एम्पियर का सॉकेट हो गया, और ये सॉकेट विथ स्विच हो गया। हमें वायरिंग में फ्यूज़ या MCB यूज़ करनी है तो उसका सिंबल ये हो गया। जो मेन मेरा आइसोलेटर DP या TP है, तो उसके लिए अगर ये DP है तो यहाँ मैं 2 लाइनें छोड़ दूंगा, TP है तो 3 लाइनें बना दूंगा, और ये आइसोलेटर स्विच हो गया। बहुत ज़्यादा करंट पे, अगर आपका करंट 100 एम्पियर से ज़्यादा है
तो हम मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं जो ज़्यादा करंट के भी आर्क को इंटरप्ट करने में कैपेबल हैं और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑपरेट होते हैं। उन्हें हम MCCB सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं और ये उनका सिंबल हो गया। एक लैंप की पोजीशन को हम इस तरह के क्रॉस से शो करते हैं और वो एक की बजाय अगर 3 हो और तीनों की अगर वोल्टेज भी 40 वोल्ट मेंशन्ड हो तो वो इस तरह से क्रॉस के साथ 3 गुना 40 वोल्ट लिख के किया जा सकता है। अगर वो दीवार पे एक बैटन के सहारे हो तो ये बैटन लैंप होल्डर हो गया। अगर वो एक दीवार पे छत पे सीलिंग मोड में माउंटेड है तो ये सीलिंग लैंप हो गया। अगर ये सीलिंग के साथ लटका हुआ है तो ये रोड लैंप हो गया या चेन लैंप हो गया। अगर इनके साथ एक बिल्ट इन स्विच है तो ये स्विच और लैंप का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर लैंप किसी इमरजेंसी पर्पज पे है तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन कोई इमरजेंसी वार्निंग लैंप की इंडिकेशंस हो गई हैं। अगर ये कोई पैनिक बताने के लिए है तो ये कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, उस तरह के लैंप का सिग्नल हो गया है। अगर ये लैंप की फिटिंग किसी स्विमिंग पूल में लगाई गई है तो वो वाटर टाइट होनी चाहिए, या आउटडोर में है तो ये वाटर टाइप लैंप फिटिंग हो गई। एक चारों तरफ बॉक्स में घेर दिया है और यहाँ वाटर टाइट के सिंबल्स बना दिए हैं। जो हमारे प्रोजेक्टर लैंप्स होते हैं उसमें ये लैंप का सिंबल तो आ गया, साथ में ये लाइट को एक दिशा विशेष में प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके प्रोजेक्शन का सिंबल आ गया। अगर ये प्रोजेक्शन चारों तरफ ना फैल के और एक खास जगह पे ही ज्यादा केंद्रित होता है तो ये स्पॉटलाइट हो गई, और अगर ये चारों तरफ फैलता है तो ये फ्लड लाइट हो गई। जो मेरे ट्यूब लाइट्स हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, उन्हें तो हम इसी तरह से शो करेंगे, लेकिन जो बड़ी लाइट है उसे हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 2 साइड के होल्डर्स को शो करता हुआ कर देंगे। और अगर ये 3 है तो यहाँ 3 लाइनें, 3 लैंप के, या 2 है तो 2 लाइनें, 2 40 वाट की ट्यूबलाइट के कॉम्बिनेशंस को बता देगी। बात करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के सिंबल की। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हो, वो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर कोई भी फॉर्मेट में हो, उसे एक रेक्टेंगल बॉक्स के साथ ये 2 फेज और न्यूट्रल के तार के टर्मिनल्स के तौर पे इस तरह से शो किया जा सकता है। इसे चलाने वाले बैल पुश को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। जो बैल है उसमें एक डी को इस तरह से नीचे 2 टर्मिनल बताकर शो किए जा सकते हैं। अगर हम इस डी को उल्टा कर दें तो ये थोड़ी मधुर की बजाय कुछ कानों को तेजी से आकर्षित करने वाली बजर की साउंड हो सकती है। जो फायर अलार्म्स है हमारे, वो इस तरह से राउंड बॉक्स की बजाय रेक्टेंगल बॉक्स में भी बताए जा सकते हैं। अगर वो मैनुअल पुश फायर अलार्म्स हैं तो वो इस तरह के होंगे, और अगर वो ऑटोमेटिक चलने वाले हैं तो यहाँ ये ऑटोमेशन का सिंबल आ गया है। और अगर कोई बेल फायर अलार्म से चलने वाली है तो ये उसका सिंबल हो गया है। जो पब्लिक एड्रेस या कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसके एम्पलीफायर का सिंबल इस तरह से एक बॉक्स में ए लिखकर हो गया। जो कंट्रोल पैनल हो सकता है उस तरह से ये बहुत सारे बटन कंट्रोल पोजीशंस को शो कर रहे हैं। और अगर ये बोलने वाला पीस है हमारा माइक्रोफोन, उसका आउटलेट है तो यहाँ M फॉर माइक्रोफोन आ गया है। और ये हमारा लाउड स्पीकर का सिंबल आ गया है। जो टीवी का रिसीवर है वो इस तरह से शो किया जाता है, रेडियो का रिसीवर इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, और इनकी जो एरियल लाइन है छत पर आती है उसका जो टर्मिनल है वो इस तरह से शो किया जाएगा। घर में जो हीटर्स यूज़ करते हैं, चाहे किचन में यूज़ करें या कहीं और, तो वो इस प्रकार के होंगे। और जो स्टोरेज वाटर हीटर है, गीज़र, उसको यहाँ ये जो लाइनें हैं वो इसी हीटर में पानी की उपस्थिति को शो कर रही है। जो छत का पंखा है वो इस तरह से एक 8 का अक्षर बनकर 8 का सिंबल बनेगा, उस तरह से हो जाएगा। अगर वो दीवार पे लग रहा है तो वो ब्रैकेट फैन है, और वो दीवार पे टंक के बजाय एक होल में लग रहा है और एयर को एग्जॉस्ट कर रहा है तो वो ये एग्जॉस्ट का सिंबल हो गया। और इसी पंखे के रेगुलेटर को इस तरह से शो करेंगे, और घर में जो अलग अलग उपकरणों की जो अर्थिंग करेंगे उसका ये सिंबल हो गया। तो मुझे लगता है कि बस यही सब कुछ है जो हमारी वायरिंग में हमें इस्तेमाल करना है।